जय हिंद दोस्तों। आकाश अकेडमी में आपका स्वागत है। अभी देखिए, व्यंजन किसे कहते हैं। अगली हमारी टॉपिक रहेगी व्यंजन। व्यंजन 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 हम उसे कहते हैं जिसके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़े, उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। ठीक, तो अब हम आते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण पहले कर लेते हैं। देखिए, व्यंजन को दो भागों में बांटा गया है। पहला, प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर। दूसरी हमारी हेडिंग है उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर। ठीक है, तो प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के दो भेद हैं। प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के दो भेद हैं। पहला हमारा है अभ्यांतर प्रयत्न के आधार पर, अभ्यांतर प्रयत्न के आधार पर, और दूसरा है बाह्य प्रयत्न के आधार पर, बाह्य प्रयत्न के आधार पर। ठीक, अभ्यांतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजन का एक भेद है जिसका नाम है श्वास या अन्य अवयवों के अवरोध के आधार पर। दूसरा इसमें है बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के दो भेद हैं। कितने भेद हैं? दो भेद हैं। पहला हमारा है स्वर तंत्रिकाओं में, स्वर तंत्रिकाओं में कंपन के आधार पर, और हमारा दूसरा है इसमें प्राणवायु के आधार पर, प्राणवायु के आधार पर। देखिए, हमने क्या किया, कह रहा है कि व्यंजन को दो भागों में बांटा गया। पहला भाग है प्रयत्न के आधार पर, दूसरा भाग है उच्चारण स्थान के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर व्यंजन को हमने क्या किया, दो भागों में बांट दिया। पहला था अभ्यांतर प्रयत्न के आधार पे, और दूसरा हमारा है बाह्य प्रयत्न के आधार पे। ठीक, तो अभ्यांतर प्रयत्न के आधार पर एक भाग में बांटा गया और बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन को दो भागों में बांटा गया। पहला था श्वास तंत्रिकाओं में कंपन के आधार पर, और दूसरा है प्राणवायु के आधार पर। देखिए, अब हम आ जाते हैं इस वाले में, श्वास या अन्य अवयवों के अवरोध के आधार पर। ठीक है, देखिए इसमें क्या होगा, इसमें देखते हैं। पहला हमारा होगा स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन। दूसरा हमारा होगा स्पर्श संघर्षी व्यंजन। ठीक, उसके बाद होगा हमारा तीसरा जो पॉइंट होगा वो होगा संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन, या इसी को हम कहते हैं उष्म व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा नासिक के व्यंजन। अगला जो होगा हमारा नासिक के व्यंजन। उसके बाद हम आ जाएंगे उक्षिप्त व्यंजन। उक्षिप्त व्यंजन को हम द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। उक्षिप्त द्विगुण व्यंजन। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम प्रकंपित व्यंजन। प्रकंपित व्यंजन को हम प्रकंपित व्यंजन। उसके बाद हम आ जाएंगे पार्श्विक व्यंजन। उसके बाद हम आ जाएंगे हम संघर्षहीन व्यंजन। संघर्षहीन लिखना है तो हम क्या लिखें, संघर्षहीन व्यंजन। ठीक है, देखिए
तो पहला हमारा स्पर्शी व्यंजन या इसी को स्पर्श व्यंजन कहते हैं, दूसरा स्पर्श संघर्षी व्यंजन, तीसरा संघर्षी व्यंजन, चौथा नासिक के व्यंजन, पांचवा उक्षिप्त व दुगुड़ व्यंजन, उसके बाद प्रकम्पित व्यंजन, फिर उसके बाद पार्श्विक व्यंजन, उसके बाद संघर्षहीन व्यंजन। चलिए नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं स्वर तंत्रिकाओं के में कंपन के आधार पर, इसके आधार पर भी क्या किया गया, व्यंजन को दो भागों में बांटा गया। पहला हमारा था घोष, घोष जिसको हम सघोष भी कहते हैं। अगला है अघोष, अघोष, ठीक। उतना ही इसको भी बांटा गया। पहला प्राणवायु, प्राणवायु के आधार पर अल्प प्राण, और दूसरा हमारा बांटा गया महाप्राण में, महाप्राण। तो देखिए श्वास या अन्य अवयव के आधार पर व्यंजन को स्वरों का वर्ग इतने भागों में बांटा गया। इसमें बात अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, ठीक है, इतने हमारे भाग हैं। तो हमको इन्हीं को क्या करना है, विस्तार से पूर्वक पढ़ना है। तो सबसे हम पहले क्या कर लेते हैं, व्यंजन को देख लेते हैं, या हम एक बार ऐसे ही मोटे मोटा समझ लेते हैं। तो इसके बाद हम लोग एक साथ क्या करेंगे, डिफरेंशियल पे देख लेते हैं। देखिए लिख रहा हूँ क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, प, फ, ब, भ, म, य, र, व, श, श, ह, छ, त्र, अज्ञा। देख लेते हैं। हमने कहा हमारी पहली हेडिंग है स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन देखिए क से लेके म तक, क से लेके म तक जितने होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे स्पर्श व्यंजन। यानी क से म तक क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है, 25। देखिए 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25। इनको स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय वायु मुख्य के भागों को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती, इसीलिए इनका नाम क्या हो गया, स्पर्श व्यंजन। ठीक, इनकी संख्या कितनी होती है, 25। ठीक है, तो 5, 6, 5, 10, 15, 20 और 25। ठीक, अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारी स्पर्श संघर्षी व्यंजन। देखिए ये च से लेके झ तक, ये च, छ, ज, झ, ये जो वर्ण होते हैं, व्यंजन होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, हम स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इसे ही स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। क्यों, क्योंकि इनके उच्चारण में क्या होता है कि वायु मुख्य भागों को स्पर्श तो करती है, लेकिन स्पर्श के साथ साथ घर्षण करते हुए बाहर आती है, इसीलिए इनका नाम क्या हो गया, स्पर्श संघर्षी व्यंजन हो गया। ठीक, उसके बाद है संघर्षी व्यंजन या उष्म व्यंजन। देखिए ये जो हमारे स, श, श, ह हैं, ठीक है, ये श, 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 ह, इन्हें क्या कहते हैं, उष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। क्यों, क्योंकि इनके उच्चारण में हमारे मुख का भाग या इतना पतला हो जाता है, जिनके कारण क्या होता है, वायु को बाहर निकलने में संघर्ष करना पड़ता है, या वायु उष्मा के साथ बाहर निकलती है, इसीलिए इनका नाम क्या हो गया, उष्म संघर्षी व्यंजन। या इसीलिए इनका नाम क्या होगा, उष्म व्यंजन कहिए चाहे संघर्षी व्यंजन कहिए। ठीक, उसके बाद हम जाते हैं नासिक के व्यंजन, हमारी हेडिंग है नासिक के व्यंजन। ये जो हमारे 5 वर्ण है यम गणनम, ठीक, इन्हें क्या करते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, नासिक के व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण मुंह से कम और नाक से ज्यादा होता है, इसीलिए इनको क्या हम कहते हैं, नासिक के व्यंजन। ये हमारे हो गए उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन। नेक्स्ट हमारा है उक्षिप्त व्यंजन या दुगुड़ व्यंजन। देखिए ये जो ड और ढ होते हैं, जिनके नीचे बिंदी लगी रहती है, इन्हें क्या कहते हैं, उक्षिप्त व्यंजन या दुगुड़ व्यंजन कहते हैं, क्योंकि उनके इनके उच्चारण में क्या होता है, जीभ जो होती है ना झटके से बाहर की तरफ फेंकती है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, उक्षिप्त। उक्षिप्त का अर्थ ही होता है फेंकना। ठीक, इसीलिए इनको उक्षिप्त व्यंजन या दुगुड़ व्यंजन बोलते हैं। ठीक,
इसीलिए इनको क्या कहते हैं, उच्छिष्ट व्यंजन या दुगुण व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है संघर्षहीन व्यंजन। ठीक, संघर्षहीन व्यंजन, देखिए जिनके उच्चारण में कोई संघर्ष हमारे वायु या वायु को क्या करना पड़े, संघर्ष ही न करना पड़े, इसलिए उनको क्या कहते हैं, संघर्षहीन व्यंजन कहते हैं। जैसे जैसे हमारे हो जाएंगे संघर्षहीन व्यंजन में हमारे य और व। ठीक, य और व का हम जब उच्चारण करते हैं तो क्या होता है कि हम कि जिह्वा को कहीं संघर्ष ही नहीं करने पड़ते, इसीलिए इनका नाम क्या हो गया, संघर्षहीन व्यंजन। इन्हें कहीं कहीं अर्धस्वर भी कहते हैं य व को। चलिए, ये हमारे हो गए अर्ध स्वर, या इन्हें ही कह सकते हैं हम संघर्षहीन व्यंजन। ठीक, संघर्षहीन व्यंजन। ठीक, देखिए इसको चाहे इन सबको अर्धस्वर कहिए चाहे संघर्षहीन व्यंजन कहिए, बात एक ही है। ठीक, देखिए ये जो हमारा र होता है, ये र को क्या कहते हैं हम, र को कहते हैं हम पार्श्विक व्यंजन। ठीक, सॉरी, र को कहते हैं हम प्रकंपित व्यंजन या लुंठित व्यंजन। ठीक, ये जो हमारा र है इसको हम बोलेंगे प्रकंपित, र को बोलते हैं प्रकंपित या लुंठित व्यंजन। लुंठित क्यों, प्रकंपित क्यों बोलते हैं वो सुनिए। प्रकंपित हम लोग र को इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब हम र का उच्चारण करते हैं या र को बोलते हैं ना, जिह्वा में कई बार कंपन होने लगता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्रकंपित व्यंजन या लुंठित व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके उच्चारण में जीभ क्या होता है, बेलन की भांति गोल हो जाती है, इसीलिए र को क्या कहते हैं हम, र को हम लुंठित व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं पार्श्विक व्यंजन, जो हमारा ल है, ल को क्या कहते हैं हम, पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन क्यों, ल को हम पार्श्विक व्यंजन इसलिए कहते हैं कि जब हम ल का उच्चारण करते हैं ना, तो वायु क्या होती है, मुख के बीचों बीच नहीं, जिह्वा के अगल बगल से निकलती है। ठीक, जीभ के दोनों हिस्सों के अगल बगल से निकलती है, इसीलिए हम ल को क्या कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन। ठीक है, और हमारे जो ये छ, त्र, अज्ञा और श्र होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, ये होते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दो वर्णों से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छ जो होता है ये आधा क और स से मिलकर बना होता है। ठीक, जो त्र होता है ये आधा त और र से मिलकर बना होता है। जो अज्ञा होता है ये आधा ज और य से मिलकर बना होता है, और जो स्र होता है ये आधा स और र से बनकर बना होता है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन। ठीक, ये छ, त्र, अज्ञा, इनको हम क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन। क्यों, क्योंकि ये दो वर्णों से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक, तो अब हम इनको डिफिनेशन के साथ क्या करते हैं, लिखते चलते हैं, पढ़ते चलते हैं और समझते चलते हैं। ठीक है, तो भाइयों हमारी पहली हेडिंग थी व्यंजन। ठीक, तो हम हेडिंग लिख रहे हैं व्यंजन। व्यंजन व्यंजन देखिए, व्यंजन कहते किसे हैं, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में या उच्चारण करते समय उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसे हम व्यंजन कहते हैं। ठीक, हमने व्यंजन कहते हैं, इनकी संख्या 33 होती है। इनकी संख्या 33 होती है। ठीक, इनकी संख्या 33
होती है। अब आते हैं हमारी अगली हेडिंग थी व्यंजन के भेद। व्यंजन के भेद। तो भाइयों व्यंजन को दो भागों में बांटा गया था। पहला हमारा था प्रयत्न के आधार पे, प्रयत्न के आधार पर, और दूसरा था उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर। तो हम पहले हेडिंग उठाते हैं प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के भेद। देखिए इसके आधार पर व्यंजन के एक ही भेद था, जो हेडिंग थी हमारी श्वास या अन्य अवयवों के अवरोध के आधार पर, अवरोध के आधार पर व्यंजन के भेद, व्यंजन के भेद। अब जो भी भेद रहे होंगे हम आगे स्ट्रक्चर बना चुके हैं, उसी के हिसाब से हम फर्स्ट हेडिंग ले लेते हैं। हमारा पहली हेडिंग थी हमारी स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। देखिए स्पर्श व्यंजन, अब डेफिनेशन लिखते चलते हैं, समझते चलते हैं भाई लोग, और आप लोग को बढ़िया से नोट्स अपना बना लेना, ठीक है। चलिए स्पर्श व्यंजन। देखिए ऐसे वर्ण या व्यंजन, बात एक ही है, ठीक है। ऐसे वर्ण लिख देना या व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय वायु मुख के भागों को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है, क से लेकर म तक, क से म तक, ठीक। चलिए इसको वर्ण न कह के हम व्यंजन ही कहते हैं, क्योंकि वो वर्ण में हमारे दोनों आ जाएंगे, स्वर और व्यंजन। तो यहाँ पे हम स्वर की बात नहीं कर रहे हैं, हम व्यंजन की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम व्यंजन ही लेते हैं, ठीक। अगली हेडिंग हमारी रहेगी स्पर्श संघर्षी व्यंजन। इसका हमने बताया था कि वे वर्ण या ऐसे वर्ण, वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय वायु मुख के भागों को स्पर्श के साथ साथ घर्षण करती हुई बाहर निकलती है, उसे स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे च, छ, ज,
झ। जैसे हमारे कौन कौन से होंगे, च, छ, ज। इनकी संख्या कितनी हो गई, 4। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन से हैं, च, छ, ज, झ। ठीक, इनकी संख्या कितनी होती है भाइयों, 4 होती है। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट हेडिंग हमारी नेक्स्ट हेडिंग हमारी कौन सी थी, स्पर्श संघर्षी हो गया, संघर्षी व्यंजन। ठीक, अगली हेडिंग हमारी रही होगी संघर्षी व्यंजन। हेडिंग इधर उधर हो जाएगी तो परेशान नहीं होइएगा। संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, इसका डिफिनेशन हो जाएगा हमारा, वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय वायु घर्षण के साथ या ऊष्मा के साथ बाहर निकलती है उसे संघर्षी व्यंजन या ऊष्म व्यंजन कहते हैं। उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। जैसे स, श, श, ह। इन्हें हम क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक, इनकी संख्या कितनी होती है, 4। जैसे स, श, श, ह, ये हमारे क्या है, ऊष्म व्यंजन है, चाहे संघर्षी व्यंजन है। ठीक ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम। अगली हेडिंग हमारी कौन सी थी, नासिक के व्यंजन। ठीक, अगली हमारी हेडिंग थी नासिक के व्यंजन। नासिक के व्यंजन में क्या होता था कि इसका उच्चारण हम मुख से कम नाक से ज्यादा करते थे, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, नासिक के व्यंजन कहते हैं। हेडिंग लिख लेते हैं, सॉरी पेज मैंने सही से नहीं लगाया था। नासिक के व्यंजन, नासिक के व्यंजन लिखिए, लिख लेते हैं डेफिनेशन। वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय वायु मुख से कम लेकिन नाक से ज्यादा निकलती है उसे नासिक के व्यंजन कहते हैं। उसे नासिक के व्यंजन कहते हैं। ठीक, इनकी संख्या कितनी होती है, नासिक के व्यंजन की 5 होती है। जैसे ना, य, ड़, न और म। ठीक, इनकी संख्या कितनी होती है, 5 होती है। ठीक, ना, य, ड़, न, म। क्योंकि इनका उच्चारण क्या होता है, मुख से कम और नाक से ज्यादा होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, नासिक के व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 5 होती है। ठीक, अगला हमारा कौन सा हेडिंग था, नासिक के बाद उच्छिप्त व्यंजन चाहे दुगुड़ व्यंजन। ठीक, लिख लेते हैं उच्छिप्त व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन या इसी को कहते हैं हम द्विगुण व्यंजन। ठीक है,
लिख लेते हैं हम डेफिनेशन। वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा झटके से बाहर की तरफ फेंकती है, बाहर की तरफ फेंकती है उसे उक्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन कहते हैं। जैसे ड और ढ, इनकी संख्या कितनी होती है? 2। ठीक, जैसे ड और ढ, ये हमारे क्या है? उक्षिप्त व्यंजन है। ठीक, संख्या कितनी इनकी हो जाएगी? 2। ठीक, इसे ही क्या कहते हैं? उक्षिप्त व्यंजन कहते हैं, और हमारे क्या है? द्विगुण व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट हमारी हेडिंग हो जाएगी प्रकंपित व्यंजन, या इसे हम क्या कहते हैं? लुंठित व्यंजन कहते हैं। ठीक, प्रकंपित या लुंठित व्यंजन। देखते हैं, देखिए प्रकंपित व्यंजन किसे कहते हैं? प्रकंपित व्यंजन वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा में 2-3 बार कंपन होता है, उसे प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। उसे प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। या इसका डेफिनेशन ये भी हो जाएगा कि वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जिह्वा बेलन की भांति हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? लुंठित व्यंजन कहते हैं। तो आप जैसे चाहो वैसे लिख सकते हैं, लिख देते हैं। या वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा बेलन की भांति गोल हो जाती है, जिह्वा बेलन की भांति गोल हो जाती है, उसे लुंठित व्यंजन कहते हैं। जैसे र, इसकी संख्या कितनी होती है? 1। ठीक, जैसे र को ही प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं, और क्या कहते हैं? लुंठित व्यंजन कहते हैं। ठीक, अगला आते हैं संघर्षहीन व्यंजन। चलिए संघर्षहीन ले लेते हैं, चाहे पार्श्विक ले लेते हैं, बात वही है, क्रम थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा तो कोई परेशानी नहीं होगी। पार्श्विक व्यंजन। ठीक, देखिए पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं? हमने शुरू में बताया था आपको कि पार्श्विक व्यंजन क्या होता है, जिनका उच्चारण करते समय क्या होता है, जो वायु निकलती है जिह्वा के अगल बगल से निकलती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। तो लिख लेते हैं, वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय वायु जिह्वा के दोनों तरफ से या अगल बगल से, दोनों तरफ से निकलती है,
निकलती है उसे पार्श्विक व्यंजन, उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। जैसे आ जाते हैं, जैसे में हमारा क्या हो जाएगा ल, इसकी संख्या कितनी होती है, एक होती है। ठीक, उसके बाद हमारा था अर्धस्वर चाहे संघर्षहीन व्यंजन। ठीक, उसके बाद हमारा था अर्धस्वर या संघर्षहीन व्यंजन, संघर्षहीन व्यंजन। ठीक है, यह और वो को क्या कहते हैं, अर्धस्वर भी कहते हैं और संघर्षहीन व्यंजन भी कहते हैं। लिख देते हैं, इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं, सॉरी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा को कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता है, कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता है, उसे संघर्षहीन व्यंजन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, संघर्षहीन व्यंजन कहते हैं। जैसे हमारा य और व, देखिए हमारा य हो गया, वो हो गया, र हो गया और ल हो गया। अगर इन चारों को हम एक साथ ले लें, ठीक, इन चारों को हम एक साथ ले लें, इसे हम क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक, अगर चारों को एक साथ ले लिया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जो अंतस्थ व्यंजन का डिफिनेशन होता है कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं ना, तो वायु बाहर की तरफ ना जाके अंदर की तरफ जाती है, या कह सकते हैं जिनका उच्चारण हृदय से होता है उसे क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक, य, व, र, ल। ठीक, देखिए तो कह सकते हैं कि वे व्यंजन जिनका उच्चारण हृदय से होता है, हृदय से होता है, उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे हमारे क्या क्या हो जाएंगे, जैसे हमारे य, र, ल, व। देखिए अगर य और व को एक साथ बात करेगा तो हम क्या कह देंगे, इसको हम कह देंगे अर्धस्वर। र को बोलेगा तो र को हम बोल देंगे र को हम क्या बोलेंगे, प्रकंपित व्यंजन चाहे लुंठित व्यंजन। और फिर हमारा ल आ जाएगा, ल को क्या बोलेंगे हम, पार्श्विक व्यंजन। ठीक, जब इन चारों को एक साथ बोले तो इन चारों को एक साथ बताएंगे अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, तो इस क्रम को याद रखिएगा, ऐसे एग्जाम में ज्यादा सवाल आते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट हम आते हैं बाह्य प्रत्यय के आधार पे। तो बाह्य प्रत्यय के आधार पे व्यंजन के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। ठीक, पहला था स्वर तंत्रिकाओं में कंपन के आधार पे, स्वर तंत्रिकाओं में कंपन के आधार पे। देखिए हमारे दूसरी हेडिंग आते हैं बाह्य प्रत्यय के आधार पर। देखिए आते हैं नेक्स्ट हेडिंग, बाह्य प्रत्यय के आधार पर व्यंजन के भेद। इसके आधार पर व्यंजन के दो भेद थे। पहला हमारा था कि स्वर तंत्रिकाओं में कंपन के आधार पर। इसके आधार पर हमने क्या बताया था, दो भेद बताया था। पहला था हमारा घोष या सघोष जिसको हम कहते हैं, और दूसरा हमारा क्या था, अघोष। ठीक, तो हम देख लेते हैं घोष अघोष किसे कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लिख रहे हैं
इसको हम ट्रिक के साथ देख लेते हैं ना। क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ध ढ़ त थ द ध न प फ ब भ म। ठीक, उसके बाद ले लेते हैं य र ल व। ठीक, पूरे ही ले लेते हैं। श श श ह छ त्र अज्ञा। ठीक, देखिए हमने कहा कि स्वर तंत्रिकाओं में कंपन के आधार पर, स्वर तंत्रिकाओं मतलब ये जो हमारा गला है ना, उसमें क्या होता है कि जिस व्यंजन को हम बोलेंगे अगर उसमें कंपन हुआ तो वो घोष होगा। देखिए घोष का शाब्दिक अर्थ ही होता है क्या, कंपन गूंज नाद। ठीक है, घोष का शाब्दिक अर्थ ही होता है गुंजन कंपन नाद। ठीक है, तो जिन व्यंजनों को बोलने में क्या हो, स्वर तंत्रिकाओं में या गले में गूंज हो, कंपन हो, नाद हो, वो क्या हो जाएंगे, घोष हो जाएंगे, चाहे सघोष हो जाएंगे। ठीक, देखिए अ का अर्थ होता है नहीं और घोष का अर्थ होता है गूंज नाद कंपन। ठीक, तो जिनके उच्चारण में क्या हो, स्वर तंत्रिकाओं में गूंज कंपन नाद नहीं हो, वो क्या कहलाएंगे, अघोष कहलाएंगे। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ, घोष का अर्थ होता है गूंज कंपन नाद। ठीक, तो जिन व्यंजनों को बोलने पे, जितने व्यंजन हैं इनको बोलने में स्वर तंत्रिकाओं में या गले में कंपन होगा तो ये घोष होंगे, और जिनको बोलने में कंपन नहीं होगा वो क्या होंगे, अघोष होंगे। ठीक, तो हम देख लेते हैं। देखिए क ख ग घ अंगा। ठीक, क ख ग घ अंगा। क को बोलिए, इसमें थोड़ा सा सिंपल है। ख को बोलिए, देखिए क्या हो रहा है, घर्षण हो रहा है। ग सिंपल है। घ को देखिए गले में क्या हो रहा है, कंपन हो रहा है। अंगा को बोलने में कोई कंपन नहीं हो रहा है। तो हमारे कौन कौन से हैं जिनको बोलने में क्या हो जाएगा, कंपन होगा, और जिनको बोलने में कंपन नहीं होगा। ठीक, तो एक बार सोचिए जरा, ढूंढिए, फिर बताइए, उसके बाद हम आते हैं। ठीक हम हेडिंग लिख लेते हैं, देख लेते हैं। 12, ये देखिए घोष, इनको हम क्या करेंगे, अगर इनको हम बोलेंगे ना तो हमारे क्या होगा, गले में कंपन होगा, और इन सबको बोलेंगे तो क्या होगा, हमारे कंपन नहीं होगा। ठीक है, ठीक, और ये तीसरा चौथा ट्रिक गलत 12 अगस्त 300। देखिए क ख ग घ। ठीक, और अंगा। देखिए ये हमारे किस ये हमारे किस श्रेणी में आ जाएंगे, इस वाले में। ठीक, ठीक है, तीसरा चौथा और पांचवा, सॉरी बाय मिस्टेक गलत हो गया, यहाँ से ले लेते हैं। हम मुझे लेना था पहला क्रम, दूसरा क्रम, तीसरा क्रम, चौथा क्रम और पांचवा क्रम। तो मुझे लेना था तीसरा, ये वाला, यहाँ से तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी तीसरा वन ग ज ड द ब। ठीक, घ झ ठ थ फ और यम गणनम। ठीक, ये क्या होते हैं, हम ट्रिक से समझ लेते हैं। ट्रिक होता है 12 अघोष 300। देख लेते हैं पहले 12 अघोष, ट्रिक से देख लेते हैं 12 अघोष 300। देखिए 12 का मतलब होता है कि एक के नीचे जितने हैं प वर्ग तक, यानी ये वाला हमारा हो गया क वर्ग, ये हो गया हमारा च वर्ग, ये हो गया हमारा ट वर्ग, ये हो गया त वर्ग, ये प वर्ग। ठीक है, तो पहला वर्ग 12 का मतलब पहला, 12 एक है ना, तो एक का मतलब हो जाएगा पहला, यानी क च ट त प, ये क्या है, हमारे अघोष हैं। ठीक, ये क च ट त प क्या है, अघोष हैं। ठीक, और दूसरा क्या है, दूसरे 12, दू का मतलब क्या हो जाएगा, ख
च ठ थ फ, ये हमारे क्या है, अघोष। यानी देखिए अघोष किस, और तीन स, तीन स मतलब ये बड़ा सा, मूर्धन्य स और छोटा सा, ये हमारे क्या है, अघोष है ना। तो अघोषों की अगर संख्या मान लेंगे तो पाँच, पाँच 10, और ये तीन कितने हो गए, अघोष हमारे कितने हो जाएंगे, 13। यानी क च ट त प ये 5 हो गए, ख छ ठ थ फ ये 2, 5 ये भी हो गए, तो 5 5 10, और हमारे तीनों स, ये क्या हो जाएंगे, हमारे अघोष हो जाएंगे। अब उसके बाद जितने बचे वो क्या हो जाएंगे, घोष हो जाएंगे।